नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मनसुख मर्डर केस और एंटीलिया मामले में तमाम बड़े खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है। वसूली रैकेट में आईपीएस रश्मि शुक्ला और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासों के बाद अभी तक किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सच में अनिल देशमुख का वसूली रैकेट से कोई ताल्लुक नहीं है? मनसुख मौत मामले में अब इस बात का भी खुलासा हो चुका है। मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया था। मौत को सबसे पहले खुदकुशी घोषित करने की कोशिश की गई थी। उधर एनआईए सचिन वाजे का डीएनए टेस्ट कराने जा रही है, जिसके बाद जब्त की गई 6 गाड़ियों से मिले सैंपल से उनका मिलान किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर उद्धव ठाकरे इस मामले पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? और इधर एनआईए सचिन वाजे पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। एंटीलिया मामले की तफ्तीश के दौरान एनआईए ने एपीआई सचिन वाजे का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है। इसके लिए सचिन वाजे का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लिया गया है। दरअसल इस जांच के दौरान एनआईए ने कई गाड़ियां जब्त की हैं और उनसे मिले सैंपल्स का मिलान सचिन वाजे के डीएनए से भी कराया जाएगा। सीएसटी के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दिया है कि 17 फरवरी को वाजे सड़क पार करके बीच सड़क पर खड़ी काले रंग की वॉल्वो में जाकर बैठा था। मनसुख किसी गाड़ी में बैठा था, फिर वो जीपीओ की तरफ गया। वाजे का 20 फरवरी का लैंड क्रूजर गाड़ी से होटल से निकलने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये गाड़ियां एनआईए के पास है। एनआईए इसकी फॉरेंसिक जांच भी करा रहा है। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं और एटीएस का दावा यह है कि उसने मनसुख हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। मनसुख हत्या मामले में एटीएस को लगता है कि हत्या को अंजाम देने में 11-12 लोग शामिल थे। विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गौड़ से हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। वाजे के वकील ने कहा है कि मनसुख मर्डर केस से वाजे का कोई लेना देना नहीं है। एनआईए के वकील अनिल सिंह ने कहा है कि वाजे के घर से मिले 62 कारतूसों की जांच की जरूरत है। एनआईए कोर्ट ने आतंकवाद कानून यूएपीए की धारा 16 और 18 के आरोपी वाजे को 3 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। और वहीं एंटीलिया केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जिस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा खत मिला था, सचिन वाजे पहली बार कार में उस चिट्ठी को रखना भूल गया था। सीसीटीवी में इनोवा कार 2 बार देखी गई। दूसरी बार एंटीलिया के पास सीसीटीवी में दिखी इनोवा कार में सचिन वाजे धमकी भरी चिट्ठी दोबारा रखने के लिए गया था। इस कार की नंबर प्लेट भी बदली गई थी। वहीं एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। एनआईए को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। हिरेन के पोस्टमार्टम के दौरान असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ठाणे के सरकारी अस्पताल में मौजूद था। डाइटम रिपोर्ट पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक मनसुख के पेट में पानी नहीं मिला, यानी मनसुख को पहले कार में 3 से 4 लोगों ने मारा और फिर लाश को पानी में फेंक दिया गया। लेकिन मनसुख की डाइटम रिपोर्ट में कुछ और कहानी थी। जी, और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तमाम तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने अभी तक जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है उन पर कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, एक सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है पूरे महाराष्ट्र में कि आखिरकार क्या वजह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और उन लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पर मामले पर जाहिर सी बात आप देखिए, अनिल देशमुख के ऊपर लगातार कार्रवाई करने की मांग हो रही है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और पूरे मामले पर सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं, उस मामले पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने लगातार आ रहा है, इससे साफ समझा जा रहा है कि सचिन वाजे तो आरोपी तो हो चुका है, वो सब चीजें बता चुका है एनआईए को, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। वह बड़े नाम शायद एनआईए लगातार ढूंढने के उस पर लगी हुई है कि वो लोगों की जानकारी मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए कि आखिर वो कौन लोग बड़े हैं जिसके इशारे पर आखिरकार सचिन वाजे काम करता था। लेकिन यह बात एक महत्वपूर्ण अभी भी है कि आखिरकार यह सब किया किस लिए, क्यों किया। जो जिलेटिन रखने की बात सामने आई, यानी मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर क्यों रखा गया, इस पे अभी पर्दा उठना बाकी है। और उसी बात को लेकर एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार बिल्कुल। और एनआईए ने यह भी फैसला किया है अभिषेक कि डीएनए सैंपल की जांच की जाएगी। ब्लड सैंपल ले लिया गया है सचिन वाजे का, और वो गाड़ियां जो बरामद हुई हैं उसमें जो डीएनए सैंपल मिले हैं उससे मिलान किया जाएगा। आखिर ये फैसला एनआईए को क्यों लेना पड़ा? क्या ये अमूमन ऐसा होता है या फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
सचिन वाजे की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए एनआईए पहले इसे कंफर्म करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सुब्रत, सही कहा आपने। देखिए, एक तो प्रोसीजर होता ही है कि अगर कोई भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं न कहीं मर्डर वाला मामला सामने अगर आता है, बड़ा क्राइम वाला मामला सामने आता है, तो जो कोर्ट में देखिए पूरे मामले को सबूत के साथ पेश करना होता है। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा तो तमाम चीजों की जरूरत बढ़ेगी, इसलिए एनआईए चाहती है कि उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाए। और आपने देखा जिस तरीके से कोर्ट में एक बड़ी नौटंकी किया सचिन वाजे ने, साफ साफ कहा कि मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है मैंने कोई भी आरोप स्वीकार नहीं किए हैं। तो एक बड़ा बयान उसने दिया था कोर्ट में। तो इसलिए एनआईए की ड्यूटी बन जाती है कि कम से कम वह तमाम डीएनए टेस्ट की बात करें, ब्लड सैंपल की बात करें, वह सबूत इकट्ठा कर लिया जाए ताकि समझ में आ जाए कि आरोपी यही है। और जिस तरीके से वो लगातार अपने बचने का प्रयास कर रहा है, उसको बचने का मौका आने वाले समय में ना मिल पाए, क्योंकि देखिए मामला कोर्ट में चलेगा। कोर्ट में तब दलीलों के हिसाब से अगर सबूत के अभाव में वो छूट जाए तो कम से कम एनआईए की भी किरकिरी होगी। इसलिए एनआईए चाहती है कि तमाम सबूतों को इसलिए इकट्ठा किया जाए, सबसे पहले इकट्ठा किया जाए और उसके बाद फिर चीजों को देखकर आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक, तमाम जानकारी आप हमें दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एंटीलिया मामले में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच अब एनआईए के हाथों में है और एजेंसी हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। एनआईए के अधिकारियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि हिरेन के पोस्टमार्टम के समय सचिन वाजे सरकारी अस्पताल में ही मौजूद था। अब एनआईए हिरेन का पोस्टमार्टम करने वाले तीनों डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है। एनआईए ये सवाल उन 3 डॉक्टर से पूछेगी जिन्होंने मनसुख का पोस्टमार्टम किया था। वो संभावित सवाल आखिर क्या हो सकते हैं, अब उन्हें एक बार जान लीजिए। पोस्टमार्टम के दौरान क्या डॉक्टरों पर किसी तरह का कोई दबाव था? क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी? डॉक्टर से कौन कौन मिलने आया था? क्या कोई बातचीत हुई थी या फिर किसी का फोन आया था? ये सवाल। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम के लिए पूरे सैंपल पहली बार में ही क्यों फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजे गए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर से अस्पताल आने वाले लोगों का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, क्योंकि एटीएस की जांच में पाया गया था कि मुलाकात करने वालों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। सचिन वाजे पोस्टमार्टम के दौरान वहां क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो आधिकारिक तौर पर वहां आया था या फिर उसने किसी डॉक्टर पर कोई दबाव बनाया था? ये तमाम सवाल हैं जो पोस्टमार्टम के मार्फत सचिन वाजे के सामने रखे जा सकते हैं और इन पर लगातार नजर बनी हुई है। इन सबके बीच खुलासे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। सचिन वाजे ने यह कहा है कोर्ट के अंदर कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सिर्फ वो नहीं था इस जांच टीम में, वो इसका हिस्सा जरूर था, लेकिन एटीएस की पूरी टीम थी जो कि इस पर काम कर रही थी। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में एक एक करके तमाम सारी चीजें देखी जा रही हैं और महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन इन सब के बीच एक और नाम, वो है आईपीएस रश्मि का। और आईपीएस रश्मि के बीच अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कि अब महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने रश्मि शुक्ला को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से फोन टैपिंग करवाने का आरोप लगाया गया है। चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने रिपोर्ट में कहा है कि रश्मि शुक्ला ने सरकार को गुमराह किया, देश की सुरक्षा का मामला बताकर फोन टैपिंग की इजाजत ली, लेकिन गुमराह करके कुछ पर्सनल कॉल रिकॉर्ड कर लिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी यह दावा किया कि इसे लेकर जब रश्मि शुक्ला से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने माफी मांगी और रिपोर्ट वापस लेने की बात कही। हालांकि दया और सद्भावना के आधार पर इस मामले में रश्मि शुक्ला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीताराम कुंटे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रश्मि शुक्ला ने जो चिट्ठी सरकार को लिखी थी उसके साथ कोई पेन ड्राइव नहीं दी थी। साथ ही जिन लोगों के ट्रांसफर की बात कही जा रही है वो लोग पुलिस बोर्ड की सिफारिश पर ही ट्रांसफर किए गए थे। कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। हालांकि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर आई इस सरकारी रिपोर्ट को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने फर्जी करार दिया। मंत्री नवाब मलिक ने लीक की थी और मुख्य सचिव की रिपोर्ट में भी घालमेल किया गया है। सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूं, वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूं कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद मैं ऐसा मानता हूं कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, रिपोर्ट खुला किसने किया? मैंने तो केवल कवरिंग लेटर दिया था। इस रिपोर्ट को खुला किया मंत्री श्री नवाब मलिक इन्होंने।
हालांकि आईपीएस रश्मि शुक्ला को लेकर आई मुख्य सचिव की इस रिपोर्ट के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री रश्मि शुक्ला और देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं और लगातार झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इंटेलिजेंस कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र सरकार को 7 पेज का लेटर लिखकर हाई प्रोफाइल ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलने का दावा किया था। लेटर में कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर कहा गया कि ट्रांसफर करवाने का दावा करने वाले बार बार बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे। इन नेताओं में अनिल देशमुख, एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक शामिल थे। लेटर में कुछ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी हैं जिन्हें रैकेट में शामिल लोगों के साथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट में डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक में ट्रांसफर का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला ने दावा किया कि इसके लिए संतोष जगताप नाम के एक ब्रोकर ने मंत्री आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख तक और डिप्टी सीएम अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक से मुलाकात की थी। बाद में पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज करके सचिन पाटिल का ट्रांसफर करने के लिए कहा था। इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में महादेव इंगले का नाम भी था। इनपुट था कि इंगले इस ट्रांसफर रैकेट का मास्टरमाइंड है। इंगले के फोन 29 जुलाई 2020 से सर्विलांस पर रखे गए थे। महत्व की बात यह है कि जो फोन टेपिंग पाया गया है और उसमें लाखों करोड़ों की रिश्वत का मामला सामने आया है, उससे ठाकरे सरकार डर गई है। हमारी मांग है वे फोन टेपिंग यह अलग विषय है, इन्होंने भ्रष्टाचार से पोस्टिंग प्राइम पोस्टिंग करवाई, उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू करो। हमारी जानकारी से टेलीग्राफिक एक्ट में ये इस प्रकार की जवाबदारी अधिकार नहीं, जवाबदारी है, जिम्मेदारी जो कमिश्नर इंटेलिजेंस को निभानी पड़ती है। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन रश्मि शुक्ला मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि रश्मि शुक्ला ने सरकार के साथ दगा किया है। रश्मि शुक्ला विपक्ष को खबरें लीक किया करती थी। ये लेडी महाराष्ट्र सरकार की जब गठन हुआ तब 4-5 महीने तक उसी पद पर बैठी रही। उसी वक्त उनको लीव पर भेजना चाहिए था। उसी वक्त 2-4 जो अधिकारी थे, अगर उस वक्त तो सख्ती से वो निर्णय होता तो आज महाराष्ट्र सरकार की ये बदनामी नहीं होती। ये लेडी है अफसर, उसने इंडिपेंडेंट एमएलए है उनको धमकाया था कि आप बीजेपी के साथ नहीं आए तो आपका पूरा फाइल मेरे पास पड़ा है। ये सब रिकॉर्ड पे आया है अभी, और ये सब खबर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपोजिशन को। उनको लगता है कि फिर उनकी सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सत्ता की लालच में विपक्ष स्तरहीन राजनीति कर रहा है। सत्ता की लालसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निचला स्तर प्राप्त कर चुकी है और ऐसी कुटिल राजनीति, घिनौनी राजनीति का उदाहरण दे रही है जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। निश्चित तौर पर रश्मि शुक्ला जी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी और उनका उपयोग किया जा रहा था। ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा तमाचा विपक्ष के ऊपर है और निश्चित तौर पर जनता की आंखें खुलनी चाहिए, ऐसी हम मांग। इस मामले को लेकर दिल्ली से भी कांग्रेस नेता का बयान आया है। केटीएस तुलसी ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी, सीबीआई और इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं वो भारत सरकार के इशारे पर किस तरह से काम कर रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। हर जगह जहां उनके कोई मुखालिफ होते हैं सरकार के, उनके साथ यही सलूक किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने में ये अपोजिशन को कर्टेल करने का एक हथियार बन चुके हैं और जो बहुत खतरनाक बात है। और ये आने वाले वक्त में लोगों के लिए तो खतरे की बात है ही, लेकिन खुद इन एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो अपनी हैसियत को नहीं पहचानेंगे, अगर वो सच का साथ नहीं देंगे और जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं अगर उस पर ना चल के सिर्फ सरकार के इशारों पर छापेमारी करेंगे, वहां से चीजें बरामद करके उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जेलों में भी डालने की कोशिश करेंगे, वो कर रहे हैं, तो जाहिर है ये आने वाले वक्त में खुद इन एजेंसीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस होगा।
रश्मि शुक्ला मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि रश्मि शुक्ला ने गैरकानूनी तरीके से फोन टैपिंग की है और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है। फोन टैपिंग और रश्मि शुक्ला का मामला जैसे ही तूल पकड़ रहा है, उसके लिए हम बात करने पहुंचे हैं नवाब मलिक साहब से। जिस तरीके से विपक्ष नेता लगातार हमलावर हुए जा रहे हैं, सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि उनके पास आपके खिलाफ यह सबूत है कि आपने लीक किए हैं पेपर्स, और जिस तरीके से फोन टैपिंग सब की गई है उनके पास पूरे सबूत हैं आपके खिलाफ। देवेंद्र फडणवीस जी घबराए हुए हैं। आज साइबर सेल ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। निश्चित रूप से रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर देवेंद्र जी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर सरकार को बदनाम कर रहे थे, मुंबई में प्रेस वार्ता करके बदनाम कर रहे थे, गृह सचिव को केंद्रीय मिल रहे थे, राज्यपाल को मिल रहे थे। जिस रिपोर्ट की बात हो रही थी, कुंटे साहब ने उसको लेके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि किसी का भी तबादला उस समय में हुआ नहीं। फोन टैपिंग जो है वो इलीगल तरीके से किया गया। उस समय उन अधिकारी पे कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही थी और पति के देहांत का मामला बच्चों की दुहाई देके कार्रवाई रोकी गई। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेके सरकार को बदनाम किया गया, प्रयास करने का काम किया गया, रश्मि शुक्ला ने कोई डाटा 6 GB नहीं दिया था। आज देवेंद्र जी कह रहे हैं कि 6 GB का डाटा हमारे पास है। जब वो आरोप लगाए, हमने खुलासेवार उनके आरोपों को निरस्त करने का काम किया और सारी जानकारी मीडिया को प्रेस के माध्यम से दी है। कोई चुपके से हमने लीक नहीं किया। सरकार के बचाव में सारी जानकारी वार्ता। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, और ये खबर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी उतने ही सारे आयाम हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी मामले को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की किसी जेल में अब शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। अब प्रयागराज की MP MLA कोर्ट तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रहना है या फिर किसी और जेल में। 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया था। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली लेकर आई। अब 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। 2 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ की बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं होगा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद अंसारी ने जान का खतरा बताया था। उसने चिट्ठी लिखकर आशंका जताई थी कि जैसे दुबे की जीप पलट गई और जान चली गई, ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। आखिर क्यों मुख्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा था, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा। माफिया मुख्तार अंसारी के मामले पर योगी सरकार को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आज इस आदेश के बाद कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के अंदर ही माफिया को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करे। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहे, चाहे उनके अवैध निर्माण यहां पर गिराए गए हों, या फिर अलका राय का मार्मिक पत्र प्रियंका गांधी को लिखा गया हो, या फिर विधानसभा में कानून व्यवस्था की चर्चा रही हो। लगातार योगी सरकार अपने भाषणों के जरिए से विधानसभा में कानून व्यवस्था के प्रश्न पर मुख्तार अंसारी की चर्चा करती रही। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, उसके अनुसार 2 सप्ताह के अंदर ही पंजाब सरकार को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना होगा मुख्तार अंसारी को। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि MP MLA कोर्ट इस बात को तय करे कि मुख्तार अंसारी को कहां रखा जाना है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांदा जेल के अंदर इस समय हलचल बढ़ गई है। वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हलचल तेज हुई है। अब देखना यह है कि MP MLA कोर्ट जो है वो किस जेल में माफिया को शिफ्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जीत योगी सरकार की हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरती हुई नजर आएगी।
कैमरा गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कोरोना की, इसके साथ साथ क्रिकेट की भी।